प्रिय बच्चों, स्वागत है आपका कक्षा 12 जीव विज्ञान की ई क्लासेस में। वंशागति और विविधता के अंतर्गत हमारा आज का प्रकरण है मानव आनुवंशिकी अर्थात ह्यूमन जेनेटिक्स। प्यारे बच्चों, आनुवंशिकी के जो नियम हमने आपको बताए वही नियम मनुष्य में भी उसी प्रकार से लागू होते हैं। जैसे आपने और जीवों के अंदर भी पढ़ा, आपने कई प्रकार की वंशागति पढ़ी, ब्लड की वंशागति आपने पढ़ी, तो ठीक इसी प्रकार से आनुवंशिकी के जो नियम हैं वो मनुष्य के अंदर भी लागू होते हैं। इस विज्ञान को हम मानव आनुवंशिकी भी कहते हैं, अर्थात मानव के आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसको हम मानव आनुवंशिकी कहते हैं। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सर फ्रांसिस गाल्टन जो थे उन्होंने 1883 में मानव आनुवंशिकी की नींव डाली थी। इसीलिए गाल्टन को हम मानव आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। गाल्टन के सामने सबसे ज़्यादा जो कठिनाइयाँ थीं मानव वंशागति का अध्ययन करने के लिए, उसमें सबसे पहली कठिनाई ये थी कि उन्होंने बताया कि भाई मनुष्य के अंदर प्रयोगात्मक जनन के द्वारा आनुवंशिकी का अध्ययन करना संभव नहीं है। उसका कारण है कि सामाजिक कठिनाइयाँ हैं। हम मानव के ऊपर इतना ज़्यादा प्रयोग प्रयोगशाला के अंदर परीक्षण के रूप में नहीं कर सकते। नंबर 2, प्राकृतिक जनन क्रिया से लक्षणों की वंशागति का अध्ययन संभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि मनुष्य की आयु लंबी होती है। नंबर 2, उसके अंदर संतानोत्पत्ति की क्षमता केवल 20 या 25 साल तक ही रहती है। और संतानोत्पत्ति की क्षमता तो होती है लेकिन दर बहुत कम होती है। चौथी बात यह है कि वातावरणीय जो दशाएं होती हैं उनका आनुवंशिक लक्षणों के विकास के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो सर फ्रांसिस गाल्टन ने जो मानव आनुवंशिकी के अध्ययन की जो 2 विधियां मुख्य रूप से बताईं, वो दोनों विधियां जो हैं वो विधियां हैं कि कुटुंबों की वंशावलियों का अध्ययन किया जाए या जुड़वां बच्चों के अध्ययन के द्वारा आनुवंशिक और कायिक लक्षण जो होते हैं इनके अंदर अंतर स्थापित करके हम अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, या तो हम कुटुंबों की वंशावली का अध्ययन करें या जो जुड़वां बच्चे हैं उनके अंदर अध्ययन करें कि इनके अंदर कौन कौन से आनुवंशिक और कायिक लक्षण हैं और कौन कौन से लक्षणों के अंदर इनके अंदर अंतर जो है वो आया है। तो सबसे पहले हम चलते हैं वंशावलियों के अध्ययन की तरफ। कुटुंबों की वंशावलियों का अध्ययन अर्थात स्टडी ऑफ पेडिग्रीज। तो गाल्टन ने यहाँ पर क्या किया? गाल्टन ने मनुष्य के कुटुंबों के कुछ लक्षणों की वंशागति की व्याख्या की। इसमें जो उन्होंने ट्रेट्स लिए, आनुवंशिक विशेषक लिए, जो हेरिडिटरी ट्रेट्स लिए, उनमें नंबर 1 पर था बहुअंगुलिता, नंबर 2 हीमोफीलिया जो एक प्रकार का रोग है, और नंबर 3 कलर ब्लाइंडनेस अर्थात वर्णांधता। इन लक्षणों को लेकर उन्होंने वंशागत लक्षणों को देखा और कुटुंबों की अध्ययन किया। प्रस्तुत चार्ट के अंदर हम अगर किसी भी वंश की वंशावली बनाते हैं तो उसके कुछ सांकेतिक चिन्ह होते हैं। ये सांकेतिक चिन्ह आपके सामने हैं। सबसे पहले देखिए एक स्क्वायर बना हुआ है। अगर हम स्क्वायर देखते हैं तो स्क्वायर मीन्स नर है। राउंड में हम मादा को दिखाते हैं और अनिर्धारित अगर कोई लिंग होता है तो उस स्क्वायर को हम तिरछा कर देते हैं। अगर ब्रैकेट में है अर्थात गोद लिया हुआ बच्चा। अगर तिरछे स्क्वायर के अंदर P लिखा हुआ है प्रेगनेंसी अर्थात गर्भधारण। अगर चौकोर है और क्रॉस किया हुआ है, सिंगल लाइन से क्रॉस है या गोल को क्रॉस किया हुआ है, तो वो इसका अर्थ होता है कि ये बच्चा या ये व्यक्ति जो है वो मृत अवस्था में है। इसके अलावा 2 इम्पोर्टेंट अब यहाँ पर निशान हैं जिनका आपको बहुत उपयोग यहाँ पर करना है। वो है नंबर 1 प्रभावित और नंबर 2 वाहक। अगर कोई भी किसी रोग से पूरी तरह से प्रभावित है तो उसको हम पूरी स्क्वायर को या उस राउंड को
हम पूरे को लाइन से क्या करेंगे, उसको शेडेड कर देंगे, बता देंगे कि ये प्रभावित है। वाहक में हम क्या करेंगे, वाहक में हम आधा स्क्वायर या राउंड जो है उसको हम केवल आधे को वो करेंगे, तो इट मीन्स ये कैरियर है, अर्थात इसके अंदर रोग पूरे नहीं हैं, लेकिन ये क्या है, इस रोग का वाहक है। अच्छा, एक्स सहलग्न के लिए वाहक हम राउंड और उसके अंदर एक डॉट लगा देंगे। संकरण या क्रॉस के लिए हम दिखाएंगे तो हम नर और मादा का क्रॉस दिखाएंगे, तो एक स्क्वायर और एक गोला, इन दोनों के बीच में एक क्षैतिज लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन एक लगा देंगे। अगर हम प्रयोग करेंगे नज़दीकी सदस्यों का, नज़दीकी सदस्यों में जो संकरण होगा तो एक चौकोर, एक गोल और बीच में 2 क्षैतिज लाइन। फिर इसके बाद सिबलिंग्स के लिए बच्चों की संख्या नर है तो स्क्वायर बनाएंगे, मादा है तो गोल बनाएंगे। नर अगर 3 है, जैसे प्रस्तुत चित्र में दिखाया गया है 3 है, तो स्क्वायर के अंदर 3 लिख देंगे। अगर 2 बच्चे हैं तो 2 शिशु बालिका हैं तो उनको हम उसमें 2 लिख देंगे। इसके बाद अगर अलग अलग जनक हैं तो वही स्क्वायर एंड राउंड क्षैतिज लाइन खींच के 2 तिर्यक रेखाएं खींच देंगे, जिससे पता चल जाएगा कि इनके जनक जो हैं वो अलग अलग हैं। तो ये कुछ निशान हैं, ये विशेष चिन्ह हैं जिनके द्वारा हम वंशावली को दिखा सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पर हम देखिए, हमने यहाँ पर एक वंशावली दिखाई है जिसमें देखिए पेरेंट है, नॉर्मल मेल है जिसको हमने लाइट ब्लू कलर से दिखाया है, और जो फीमेल है वो फीमेल देखिए राउंड से दिखाई है और कैसी है, कैरियर फीमेल है, अर्थात वाहक स्त्री है। हीमोफीलिया एक रोग है, इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। तो हीमोफीलिया जो रोग है, वो हीमोफीलिया रोग के अंदर क्या होता है कि खून जो है, रक्त जो है उसका थक्का नहीं जमता। अगर चोट लग जाती है तो रक्तस्राव अधिक होता रहता है, खून का थक्का नहीं जमता, तो इस बीमारी को हम हीमोफीलिया कहते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए, अब इनकी जो प्रोजेनी हुई, इनकी जो प्रथम पीढ़ी हुई, उस प्रथम पीढ़ी में 4 जो शिशु आए, उन शिशुओं को आप देखिए, एक हीमोफिलिक मेल था, मैं आपको ब्रश के सहायता से दिखाता हूँ। ये पेरेंटियल पीढ़ी, इसके बाद ये आप देख रहे हैं, ये कैसा है, ये हीमोफिलिक मेल है। नंबर 2 नॉर्मल मेल, नंबर 3 नॉर्मल फीमेल, और नंबर 4 कैरियर फीमेल। अब ये जो कैरियर फीमेल है, इस कैरियर फीमेल का हमने फिर क्रॉस कराया नॉर्मल मेल के साथ। कैरियर फीमेल का हमने क्रॉस कराया किसके साथ, नॉर्मल मेल के साथ। जब हम इसका क्रॉस कराते हैं तो हम देखते हैं कि ये 3 संतानें यहाँ पर हमको प्राप्त हो रही हैं, जिनमें एक नॉर्मल मेल, एक नॉर्मल फीमेल और दूसरी फीमेल कैसी है, कैरियर फीमेल है। इसका हमने फिर क्रॉस एक बार कराया मेल के साथ जो हीमोफिलिक था, इससे जो संतानें प्राप्त हुई, ये संतानें फिर आप देखें, नॉर्मल मेल, हीमोफिलिक मेल, इसके बाद कैरियर फीमेल और हीमोफिलिक फीमेल। अर्थात ये इस प्रकार से हम वंशावली को यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये हम विभिन्न कुटुंबों की यहाँ पर वंशावली को तैयार करते हैं, और इसी हिसाब से हम यहाँ पर वंशावलियों को तैयार करके वंशावलियों के अध्ययन से हम ये बता सकते हैं कि किस रोग की या किस लक्षण की वंशागति एक से दूसरे पीढ़ी में आगे जाती है। इसके बाद आता है नंबर 2 पर यमजों का महत्व, अर्थात इम्पोर्टेंस ऑफ ट्विन्स। ट्विन्स माने जुड़वां, यमज माने जुड़वां। तो प्यारे बच्चों, जुड़वां बच्चे जो होते हैं ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जिनको हम फ्रेटर्नल ट्विन्स या डाइजाइगोटिक ट्विन्स अर्थात डीजेड के नाम से जानते हैं। इनको हिंदी में हम भ्रातृ यमज या द्वियुग्मजी यमज भी कहते हैं। दूसरे प्रकार के होते हैं जिनको हम आइडेंटिकल कहते हैं या मोनोजाइगोटिक ट्विन्स कहते हैं, अर्थात एमजेड मोनोजाइगोटिक, समरूप या एक युग्मजी यमज। जहाँ पर नाम से स्पष्ट है द्वियुग्मजी अर्थात 2 युग्मनज बनेंगे, 2 जाइगोट बनेंगे, और उनसे जो संतानें होंगी उस संतानों को हम फ्रेटर्नल या डाइजाइगोटिक ट्विन्स कहेंगे। जो एक ही जाइगोट से 2 जुड़वां बच्चे पैदा होंगे उनको हम मोनोजाइगोटिक ट्विन्स या आइडेंटिकल ट्विन्स भी कहेंगे। तीसरे प्रकार के होते हैं सियामीज ट्विन्स। चलिए तो हम इनको एक एक करके अब समझते हैं।
फ्रेटर्नल ट्विंस को, आइडेंटिकल ट्विंस को, सियामीज ट्विंस को और सियामीज ट्विंस को। चलिए, तो सबसे पहले हम चलते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस अर्थात भ्रातृय यमज। प्यारे बच्चों, चित्र के अनुसार, चित्र में भी आप देख रहे हैं कि ऐसे ट्विंस या ऐसे जुड़वां बच्चे अलग अलग अंडाणुओं के, अलग अलग शुक्राणुओं के निषेचन से बनते हैं। ठीक है, ये एक ही लिंग के हो सकते हैं या अलग अलग लिंग के हो सकते हैं। ठीक है, इनके जीनी ढांचे में वही समानता होती है जो सगे भाई बहनों में होती है। ठीक है, अब समान स्थितियों में, समान परिस्थितियों में हम जब पालन पोषण करते हैं, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, यानी इनको हम समान सुविधाएं देते हैं, समान अवसर देते हैं। ठीक है, तो इनके जो लक्षण के में जो भेद दिखाई देते हैं वो आनुवंशिक भिन्नता के कारण होते हैं। ठीक है, तो भ्रातृ यमजों के अध्ययन द्वारा अर्थात फ्रेटर्नल या डाइजाइगोटिक ट्विंस के अध्ययन के द्वारा हम आनुवंशिक लक्षणों को दैहिक या पर्यावरणीय लक्षणों से अलग अलग पहचान सकते हैं। ठीक है, इसी का दूसरा चित्र हम आपको दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर ये दो अंडाणु हैं और दो अंडाणुओं के पास ये स्पर्म हैं और ये स्पर्म यहाँ पर निषेचन की क्रिया करते हैं और दो जुड़वां बच्चे जो हैं यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे यमजों को हम फ्रेटर्नल ट्विंस या डाइजाइगोटिक अर्थात दो जाइगोट बनते हैं एक ही साथ में, तब इसको हम आपके भ्रातृ यमज भी या भ्रातृ यमज कहते हैं। यहाँ देखिए, इस चित्र में भी आप अच्छे से समझ पाएंगे कि देखिए दो एग हैं और स्पर्म देखिए ये हैं, एक स्पर्म एक एग से, दूसरा स्पर्म दूसरे एग से जो है निषेचित हो रहा है और नतीजा ये हो रहा है कि जो जुड़वां बच्चे हो रहे हैं, ये जुड़वां बच्चे, याद रखिए, ये जुड़वां बच्चे एक ही लिंग के हो सकते हैं या अलग अलग लिंग के हो सकते हैं। तो ऐसे यमजों को हम द्वियुग्मजी अर्थात डाइजाइगोटिक, भ्रातृय अर्थात फ्रेटर्नल ट्विंस भी कहते हैं। अगला हमारा प्रकार है जिसको हम कहते हैं आइडेंटिकल या मोनोजाइगोटिक ट्विंस। अब देखिए, आइडेंटिकल ट्विंस यहाँ पर इसका अर्थ ये है कि जाइगोट तो एक ही है, लेकिन जब क्लीवेज अवस्था आई तो क्लीवेज अवस्था में क्या हुआ, क्लीवेज अवस्था में दो कोशिकाएं अलग अलग हो गईं और जो एक ही जाइगोट के विदलन से जो ब्लास्टोमियर बने, ठीक है, यानी जाइगोट एक ही था, एक जाइगोट के द्वारा क्या हुआ, क्लीवेज जब हुई तो क्लीवेज के बाद दो ब्लास्टोमियर्स बन गए और इसी के कारण यहाँ पर एक ही निषेचन से दो संतानें पैदा हुईं, इसलिए इसको हम कहते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस अर्थात MZ अर्थात एक युग्मजी यमज। ठीक है, ये कैसे होते हैं, ये समान लिंग के होते हैं। इनका लिंग कैसा होगा, समान होगा, अर्थात दोनों होंगे तो या तो दोनों लड़का होंगे या दोनों लड़की होंगे। ठीक है, और इनका जो जीनी ढांचा है वो कैसा होगा, वो बिल्कुल एक समान होगा, आइडेंटिकल होगा। इनमें लक्षण और भेद जो हैं केवल वातावरणीय विभिन्नताओं के कारण होंगे, क्योंकि विभिन्न परिस्थितियों में जब हम इनका पालन पोषण करते हैं तो इनके जो आनुवंशिक लक्षणों के ऊपर पर्यावरण का जो प्रभाव होता है उस प्रभाव का यहाँ पर हम पता लगा सकते हैं। तो मानव आनुवंशिकी के लिए इन यमजों का बहुत महत्व है। तीसरे प्रकार के जो हैं ये वही है, एक ही जाइगोट है देखिए, और एक जाइगोट अंदर बाद में जाकर दो भागों में बट गया और आइडेंटिकल ट्विंस का निर्माण हुआ। तीसरे आते हैं सियामीज़। सियामीज़ ये भी समरूप यमज होते हैं, आइडेंटिकल यमज होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ब्लास्टोमियर जो है वो पूरी तरह से अलग नहीं होता है और ब्लास्टोमियर अलग ना होने के कारण आपस में जुड़ा रह जाता है, इसलिए ये सियामीज़ टाइप के यमज या ट्विंस होते हैं। इनमें शरीर जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और ऑपरेशन के द्वारा या सर्जरी के द्वारा इनको हम अलग कर सकते हैं। तो लेकिन आनुवंशिकी में इनका कोई खास महत्व नहीं होता है, केवल जानकारी के लिए आप देख लीजिए कि सियामीज़ ट्विंस क्या होते हैं। ये देखिए, ये सियामीज़ ट्विंस हैं जिनके अंग जो हैं आपस में
जुड़े हुए हैं, ऐसे जुड़वा बच्चों को हम सियामीज़ जुड़वा बच्चे कहते हैं। एक और चित्र देखिए, ये देखिए पूरा शरीर सिर से जुड़ा हुआ है। इसके बाद दूसरे चित्र में ऑपरेशन के द्वारा इन दोनों बच्चों को अलग अलग पृथक पृथक किया हुआ है। अब आपको यहाँ पर यह समझना है कि मानव के अंदर जो आनुवांशिक विशेषक हैं, अर्थात जो इम्पोर्टेंट हेरिडिटरी ट्रेट्स होते हैं, अर्थात जो लक्षण आते हैं, वो लक्षण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो वंशागति का इतिहास यानी कुटुंब की वंशावली का इतिहास और ट्विंस के अर्थात जुड़वा बच्चों के अध्ययन से बहुत से लक्षणों में हमको ये पता चला है कि मनुष्य में किन किन लक्षणों की वंशागति होती है। इन लक्षणों को हम आनुवांशिक विशेषक या ट्रेट्स कहते हैं। मैक्कोसिक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने मानव के अंदर जो आनुवांशिक विशेषकों की सूची थी वो तैयार की थी और बताया था कि इनकी वंशागति किसी जीन्स विशेष के ऊपर निर्भर होती है, और उन्होंने इन ट्रेट्स को 4 श्रेणियों में बांटा था। सबसे पहली श्रेणी थी जिसको हम स्ट्रक्चरल श्रेणी कहते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना, अर्थात इसमें मनुष्य के अंदर जो संरचनाएं हैं, संरचना से संबंधित जो लक्षण आते हैं, जैसे शरीर का आकार, शरीर का कद, त्वचा का रंग, आँखों का रंग, बालों का रंग, बालों का विन्यास, अर्थात किसी के घुंघराले बाल होते हैं, किसी के बाल सीधे होते हैं, किसी के, ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये बालों का विन्यास, उंगलियों की संख्या, ये जो ट्रेट्स हैं ये कैसे ट्रेट्स कहलाते हैं, ये संरचनात्मक ट्रेट्स कहलाते हैं, यानी हमारे शरीर की जो रचना करते हैं वो वाले ट्रेट्स कहलाते हैं। इसके बाद नंबर 2 पर आते हैं फंक्शनल ट्रेट्स। फंक्शनल अर्थात क्रियात्मक विशेषक। क्रियात्मक विशेषक का क्या अर्थ है, जैसे रुधिर वर्ग, रोगों के प्रति संवेदनशीलता, जनन क्षमता, शारीरिक शक्ति, ये जो विशेषक होते हैं ये क्रियात्मक विशेषक होते हैं। नंबर 3 पर आते हैं मानसिक विशेषक अर्थात मेंटल ट्रेट्स। इसमें क्या है, इसमें हमारी बुद्धि जो है शामिल होती है कि बुद्धि की जो आनुवांशिकता है वो कैसे है। इसके बुद्धि है, साहित्यिकता है, वैज्ञानिकता है, गणितज्ञता है, गायन है, मितव्ययिता है, स्वाभिमान है, चतुरता है और मूर्खता है। ये सारे लक्षण मेंटल ट्रेट्स के अंदर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं। नंबर 4 पर आते हैं एबनॉर्मल ट्रेट्स। एबनॉर्मल ट्रेट्स में कुछ बीमारियां आती हैं, असाधारण चीज़ें हैं, जैसे हीमोफीलिया, अभी आपको बताया था, अधिक रक्तस्राव, रतौंधी, गंजापन, कोढ़, टीबी, तपेदिक, कलर ब्लाइंडनेस अर्थात वर्णांधता, सिकल सेल एनीमिया, मिर्गी, फिनाइल कीटोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया, एल्बिनिज्म अर्थात रंजकहीनता, हाथ पैर में 5 से अधिक उंगलियों का होना, कई बार उंगलियां आपने देखा होगा परस्पर जुड़ी रहती हैं, इनका होना, ये मनुष्य में पाए जाने वाले असाधारण विशेषक अर्थात आनुवांशिक ट्रेट्स हैं। अगले वीडियो में हम आपको मेंडेलियन विकार अर्थात जीन्स के उत्परिवर्तन के द्वारा या रूपांतरण के द्वारा जो विकार मनुष्यों के अंदर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं और जो विकार गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के द्वारा होते हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक आप इसको याद कीजिए, पढ़िए और अपने मासिक टेस्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए।